हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद बीएस चौहान में आपका स्वागत है। आज सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये इतिहास का भाग है। इतिहास भाग के अंतर्गत पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे और समझेंगे यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही वहाँ राजतंत्र व साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनेक विद्रोह और क्रांतियाँ हुईं और यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। यानी राष्ट्रवाद के उदय के कारण, इसके कारण जो है वहाँ पर राजतंत्र और साम्राज्यवाद का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से पनपा? राष्ट्रवाद पर आधारित यूरोपीय क्रांतियों के प्रयासों के दौरान फ्रांस के दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र के स्वरूप और राष्ट्र की विशेषताओं को अपने राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में हुई। फ्रांस की इस क्रांति में मध्यम वर्ग की भूमिका प्रमुख थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट किया था। राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु ऐसे अनेक कदम उठाए गए जिनसे देशवासियों में सामूहिक पहचान की भावना का विकास हो सके। फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण 1804 में नेपोलियन के द्वारा किया गया था। यूरोपीय महाद्वीप में कुलीन वर्ग ही सबसे अधिक शक्तिशाली सामाजिक वर्ग था। इसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था: कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और जनसाधारण वर्ग। औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में अनेक नवीन सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, जिनमें श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग की विद्रोह और क्रांतियों में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि यही समाज के दबे कुचले वर्ग थे जिनका शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने जो है क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसी वो शक्तियाँ जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने हेतु वियना में मिले और 1815 में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता ड्यूक मेटरनिक ने की थी। वियना कांग्रेस में हुई वियना संधि में फ्रांस को कमज़ोर करके रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया आदि को शक्तिशाली बनाकर नेपोलियन द्वारा समाप्त किए गए राजतंत्रों को बहाल करने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य नेपोलियन द्वारा युद्धों के दौरान किए गए बदलावों को समाप्त करना था। 1815 के बाद के वर्षों में क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद सामने आई थीं। इस समय अनेक क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे और उन्होंने अनेक गुप्त संगठन बना लिए थे। इटली में क्रांतिकारी ज्यूसेppe मैस्सिनी द्वारा इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किए गए। इटली के एकीकरण में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था यंग इटली सोसाइटी और यंग यूरोप संगठन बनाए थे। अपने प्रयासों से अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए और उन्होंने राजतंत्रीय शक्तियों व मूलवादी शक्तियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है राजतंत्री रूढ़िवाद के विरुद्ध उदारवादी राष्ट्रवादियों के
नेतृत्व में इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड जैसे देशों में क्रांति की दिशा में प्रयास किए गए। पहली क्रांति जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई और उसमें रूढ़वादी ताकतों को परास्त कर दिया गया। इसके बाद लुई फिलिप की अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इस घटना का सारे यूरोप पर प्रभाव पड़ा और वहाँ भी विद्रोह हुए। फ्रांस के संदर्भ में मेटरनिख ने एक बार कहा था, क्या कहा था? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछी जाती है, विद्यार्थी इस पर ध्यान दें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है किसानों की दशा और दयनीय हो गई। 1848 में इन्हीं कारणों से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। लुई फिलिप को भगाने के विवश होना पड़ा और राष्ट्रीय सभा द्वारा एक नवीन गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की गई। 1848 का वर्ष उदारवादियों की क्रांति का वर्ष कहलाता है, क्योंकि इस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उदारवादी मध्यम वर्गों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण हेतु क्रांतिकारी प्रयास किए गए और जर्मनी में सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की जीत हुई। वहाँ सेंट पॉल चर्च में 18 मई 1848 को फ्रैंक फर्स्ट संसद में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपना स्थान ग्रहण किया। उनके द्वारा एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। नए जर्मन राष्ट्र के लिए सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद की अध्यक्षता हेतु प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को न्योता दिया गया और उन्हें ताज पहनाने की कोशिश की गई, किंतु उसके द्वारा यह पेशकश अस्वीकार कर दी गई। इससे कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और असेंबली भंग कर दी गई। जर्मनी में प्रसा के ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? इसका उत्तर है ऑटो वन बिस्मार्क। छात्र इस पॉइंट पर ध्यान दें। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रसा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद 1871 में वर्साय में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, सभी छात्र इस पॉइंट को नोट करें। इसके बाद आगे का घटनाक्रम महत्वपूर्ण बिंदु है। घटनाक्रम का 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेपे मैस्नी और उसके द्वारा मर्सेई नामक स्थान पर गठित एक गुप्त संगठन, जिसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है, यंग इटली के सदस्यों द्वारा इटली के एकीकरण हेतु प्रयास शुरू हुए, किंतु 1831 ईस्वी और 1848 में इटली में क्रांतिकारी विद्रोहियों को असफलता प्राप्त हुई। इसके बाद इटली के एकीकरण हेतु विक्टर इमैनुएल द्वितीय, उसके मंत्री काउंट काबूर, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने प्रयास शुरू किए और अंततः उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिली। 1707 ईस्वी में इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन नामक एक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड
किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रितानी राज्य का गठन हुआ। 19वीं शताब्दी में एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति को बनाए रखने हेतु फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीकों द्वारा मारियान विचार दर्शाया गया। इसी प्रकार जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मेनिया बन गई और 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र और वहाँ के निवासी स्लाव बने। बाल्कन क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के रूप में जन राष्ट्र के अधीन थे, उनके अधीन कार्य करते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बाल्कन क्षेत्र में तनाव के कारण इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः यहीं पर बाल्कन क्षेत्र 1914 के प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। यही बाल्कन क्षेत्र जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तो यहाँ पर एक नया प्रश्न बनता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी से हुई थी और ये 1918 ईस्वी तक चला था। सभी छात्र इस पर विशेष ध्यान दें। विचारधारा एक विशेष प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाला विचारों का समूह है और नारीवाद स्त्री पुरुषों की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के हितों और अधिकारों का बोध कराने वाली विचारधारा। नारीवाद क्या है? नारीवाद स्त्री और पुरुषों की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के हितों और अधिकारों का बोध कराने की विचारधारा है। ऐसी नियमावली है जिसमें नियमों की विस्तृत सूची होती है, विस्तृत विवरण होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मताधिकार किसी भी विषय के निर्णय अथवा सरकार को चुनने की प्रक्रिया में जनता को प्राप्त मत देने का अधिकार होता है। भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला पॉइंट 88 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 ईस्वी में हुआ था और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी जिससे वहाँ पर लुई 16 का अंत हो गया। लुई 16 फ्रांस का अंतिम सम्राट था और इसकी पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट था। सत्रह सौ 97 ईस्वी से 1801 ईस्वी के बीच यूनाइटेड किंगडम ऑफ और आयरलैंड का मिलन हुआ, ये दोनों एक में मिल गए। इसके बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाई गई जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है और 1807 में ज्यूसेppe मैस्नी का जन्म हुआ। और 1814 से 1815 ईस्वी के मध्य नेपोलियन का पतन वियना संधि के द्वारा हुआ और वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था जिसके कारण इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। अठारह ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था और 1830 ईस्वी में फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी। ये भी बच्चे ध्यान रखें, फ्रांस की क्रांति तो 1789 ईस्वी में हुई थी लेकिन फ्रांस की जो जुलाई क्रांति है वो 1830 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है 1831 में मैस्नी द्वारा यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की गई थी। तो मैस्नी ने यंग इटली की स्थापना की थी, कब की थी? 1831 ईस्वी में की थी। इस डेट को भी याद रखना, सन को भी याद करना है। 1632 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अठारह ईस्वी में फ्रांस की क्रांति आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत मध्यम वर्ग द्वारा संविधान व प्रतिनिधित्वात्मक
अधिकारी थे, जिसके कारण फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1848 में ही फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है सरकार के गठन की मांग। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि की राष्ट्र राज्यों की मांग की शुरुआत भी हुई थी और 1859 से 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। तो इटली के एकीकरण की जो तिथि है, समय है, वो 1859 से 1870 के बीच है। इसी के मध्य जो है इटली का एकीकरण हुआ था। अगला पॉइंट है 1861 में इमैनुअल द्वितीय इटली का शासक बना। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था और 1866 ईस्वी से 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ और जर्मनी के एकीकरण के बाद और 1870 ईस्वी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और 1871 में ही जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया। 1905 ईस्वी में हैम्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होना और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, ये महत्वपूर्ण कुछ तिथियां थीं जिन पर प्रत्येक छात्र को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ऊपर जो पढ़ा है उस पर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। पिछले सत्र से ही यूपी बोर्ड ने प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रखे हैं और ओमार बेस्ड ये क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। बिस्मार्क, काबूर, मैजनी और मैटरनिक। तो ये कथन किसका है बच्चों? ये कथन मैटरनिक का है। इसमें डी विकल्प सही है। मैटरनिक ने ही ये कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? यानी पुनर्जागरण की शुरुआत जो सबसे पहले किस देश में हुई थी? रोम में, इटली में, ब्रिटेन में अथवा अमेरिका में? तो इस प्रश्न का उत्तर है इटली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? वह देश कौन सा है? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में होता है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। ये क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस महाद्वीप से हुआ? तो उसका उत्तर होगा यूरोप महाद्वीप, क्योंकि फ्रांस यूरोप महाद्वीप का ही देश है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बिस्मार्क, मैजनी, गैरीबाल्डी या काबूर? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दें। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप कौन सी घटना घटित हुई? पहला है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, दूसरा है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, अगला है सैन्य शासन की स्थापना हुई और अगला है गणतंत्र की स्थापना हुई। इनमें से कौन सा विकल्प सही है?
इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट में दें। अगला है फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1789 में और 1787 में। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को मालूम है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, विलियम प्रथम और नेपोलियन। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। इन्होंने ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जर्मनी के एकीकरण में। अगला प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो इसका उत्तर है नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। सी विकल्प सही है। अगला है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? विकल्प ए ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, विकल्प बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, विकल्प सी नेपोलियन और विकल्प डी विलियम प्रथम। तो इस प्रश्न का उत्तर ए है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी ने ही इटली के। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में? तो इसका सी विकल्प सही है। 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में? क्योंकि नेपोलियन की पराजय 1815 में वाटरलू के युद्ध में हुई थी। तो विकल्प भी सही है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है 1815 में कौन सा युद्ध हुआ था? उत्तर होगा वाटरलू। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वाटरलू के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। अगला है ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है या किस देश से था? इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से? तो इसका सी विकल्प सही है, जर्मनी से। अगला है नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था या नेपोलियन संहिता का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1789 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में और 1820 ईस्वी में? तो इसका सी विकल्प सही है। 1804 में नेपोलियन संहिता का निर्माण नेपोलियन ने किया था। इस संहिता में कई महत्वपूर्ण बिंदु थे। उन बिंदुओं को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस नेपोलियन संहिता से संबंधित 2023 की परीक्षा में एक प्रश्न आया था। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः कहा जाता है। इसका विकल्प ये वाला सही है, ऑप्शन डी नेपोलियन की संहिता। अगला है जैकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से, जापान से, इंग्लैंड से, भारत से? तो इसका उत्तर है फ्रांस से, क्योंकि जैकोबिन दल फ्रांस में ही इसका गठन हुआ था। इसमें मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के
सदस्य शामिल थे। अगला है ज्यूसेप्पे मैस्नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। यानी ज्यूसेप्पे मैस्नी ने किस गुप्त संस्था की स्थापना या संगठन की स्थापना की थी? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। तो इसका उत्तर ए विकल्प है, यंग इटली की स्थापना ज्यूसेप्पे मैस्नी के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? जर्मनी में। अगला है जाल बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? 1848, 1815, 1870, 1834। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आंसर दें इसका। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी संबंधित था। यानी गैरीबाल्डी का संबंध किस देश से था? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या रूस की राजक्रांति से? तो इसका क्योंकि गैरीबाल्डी का संबंध इटली से था और इटली के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस वीडियो से सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। इस पर निःशुल्क रूप से PDF और नोट्स प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। वोक्सजिस्ट से क्या तात्पर्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं, राष्ट्र से, संविधान से, आम जनता से, या संसद से। तो जर्मन में वोक्सजिस्ट से संबंध है राष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? 4 विकल्प हैं, विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। तो इसमें ए विकल्प सही है, विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, गणतंत्र का, सीमित राजतंत्र का? तो इसका उत्तर विकल्प ये वाला सही है, सीमित राजतंत्र का। वीडियो कैसी लगी है